हेलो फ्रेंड्स, चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। आज की क्लास में हम देखेंगे इंडियन ज्योग्राफी। इंडियन ज्योग्राफी से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस आपके यूपी ट्रिपल एससी ने पूछे हैं अलग अलग एग्जाम्स में, वो हम सारे डिस्कस करेंगे। और उनमें भी उनके जितने भी ऑप्शन हैं, जिस डायरेक्शन में जो भी हो सकता है, हम सारी चीज़ों पे बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है? केंद्र शासित प्रदेश की बात हो रही, ध्यान रखना। सबसे छोटा आपका लक्षद्वीप है केंद्र शासित प्रदेश। अगर आपका नॉर्मल राज्यों में पूछा जाए कि सबसे छोटा राज्य कौन सा है, तो क्षेत्रफल में पूछा जाए तो कौन सा है? गोवा। और जनसंख्या में पूछा जाए तो सिक्किम। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत की मानक यामोत्तर रेखा कौन सी है? ठीक है। याम्योत्तर रेखा जानते हो क्या है? समय रेखा की बात की, टाइम एंड डेडलाइन। या और देखो तो लॉन्गिट्यूडनल जो रेखा है, लॉन्गिट्यूड, उसकी बात की जा रही है। तो इसको अपने को पहली चीज तो देशांतर देखना है, ठीक, कि कौन सी देशांतर है। इसमें पहला है 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर, यही है अपनी, जो इलाहाबाद के नैनी से निकलती है। 15 जो आपका होता है, 15 डिग्री में 1 आवर होता है। तो ये टोटल इससे 82 को डिवाइड करोगे आप, तो देखोगे 5.5 घंटे का गैप है, जो आपका ग्रेट ब्रिटेन का ग्रीनविच मेरीडाइन टाइम है उससे इंडिया का। ठीक है। इसलिए आपने देखा होगा +5.30 जीएमटी लिखा होता है हर जगह। तो जीएमटी का मतलब क्या हुआ? ग्रीनविच मेरीडाइन टाइम। आगे आते हैं। निम्न में से कौन से भारत के दो पड़ोसी द्वीप हैं? द्वीपों की बात हो रही। द्वीप वो होता है जो चारों तरफ से पानी से घिरा हो, ठीक है। और जो तीन तरफ से पानी से घिरा हो वो होता है प्रायद्वीप। जैसे इंडिया तीन तरफ से पानी से घिरा है, तो इंडिया को बोलते हैं इंडियन पेनिनजुएला या इंडियन प्रायद्वीप। ठीक है। तो कौन कौन से? श्रीलंका है और मालदीव है, दो सबसे पड़ोसी द्वीप हैं भारत के, जो सबसे पास में। ठीक। यहाँ पे आपका म्यांमार द्वीप नहीं है, यहाँ पे लक्षद्वीप है, लेकिन वो क्या है? भारत का ही है, वो पड़ोसी नहीं है। आगे चलते हैं। भारत के कितने राज्य बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करते हैं? तो बांग्लादेश के साथ 5 राज्य सीमा करते हैं। 5 राज्य जो है सीमा साझा करते हैं। इसके बाद चाइना के साथ भी अपने कितने राज्य सीमा साझा करते हैं? यहाँ पे 5 हो जाएगा। पाकिस्तान के साथ भी अब 5 राज्य हो गए, ठीक है। अगर सीमा रेखा की लंबाई पूछा जाए कि सबसे ज़्यादा किसके साथ है, तो ये ऑर्डर याद रखो, BCPN। सबसे ज़्यादा है बांग्लादेश के साथ, फिर चाइना के साथ, फिर पाकिस्तान के साथ सीमा रेखा की लंबाई, फिर नेपाल के साथ। तो सर्वाधिक लंबी सीमा रेखा भारत की किसके साथ है? बांग्लादेश के साथ। अगला क्वेश्चन। भारत का सबसे उत्तरी अक्षांश, जैसे इंडिया है, इंडिया का मैप आपको पता होगा, तो सबसे ऊपर वाला पूछा गया, अगर ऐसे करके ये मैप है ये वाला, और नीचे वाला ये है, तो सबसे उत्तरी पूछा जा रहा है। सबको पता होना चाहिए ये चीज कि इंडिया का है 37 डिग्री और 6 मिनट सबसे ऊपर, और नीचे है 8 से कुछ, 8 कुछ है। तो ये टोटल देखोगे आप 29 मिनट, 29 डिग्री कुछ मिनट का है। और नॉर्थ से साउथ भी यही है, 68 से 97 तक, मतलब पूरब से पश्चिम वाला बता रहे हैं। तो पूरब से पश्चिम देखोगे लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड, इसका भी गैप जो है 29 के आसपास है, 29 डिग्री कुछ मिनट। और उत्तर से दक्षिण भी यही है। अगर पूरब से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण की लंबाई देखो, तो ये है 3214 और ये है 2923 किलोमीटर। और 32.8 लाख स्क्वायर किलोमीटर ये भारत का क्षेत्रफल है, तो सबको पता होना ही चाहिए, ठीक है। तो 68 और 97 में ये क्या है आपके? ये है आपके लॉन्गिट्यूड। 68 7 से 97 25, और 37 6, और नीचे वाला 8 कुछ है। पूर्वी तटीय मैदान के दक्षिणी भाग को क्या कहा जाता है? पूरब तटीय, जो दोनों तट हैं, ठीक है, ये होता है पूर्वी घाट या पूर्वी तट, ये होता है आपका पश्चिमी घाट। ये पूछा जा रहा है कि इसके दक्षिणी भाग को, तो ये वाला भाग पूछा जा रहा है। ये वाला आपका कौन सा है? कोरोमंडल तट। ये वाला आपका कौन सा है? मालाबार तट। और ऊपर चले जाओ, गोवा, गोवा से गुजरात तक को बोला जाता है आपका कौन सा तट? कोंकण तट। ये सारे नाम। आगे आ जाते हैं। भारत के किस राज्य में, भारत में कर्क रेखा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के अति समीपस्थ कोई शहर है? ये ऐसा क्वेश्चन पूछा गया था, ये
समझ लो ना कि आपका तुक्का ही सही लगता है यहाँ पे और कुछ नहीं लगता। इतनी चीजें थोड़ी पूछता है कि किस राज्य में, ये पूछता है कि इसके समीप सबसे समीप कौन सा राज्य है तो भी मान लेते। लेकिन ये जितने भी राज्य हैं आपके, यहाँ से भी आपकी कर्क रेखा निकलती है, त्रिपुरा से भी निकलती है, मिजोरम से भी निकलती है, एमपी से भी निकलती है, राजस्थान गुजरात सबको पता ही है, छत्तीसगढ़ पता ही है, इन सबसे निकलती है आपकी। तो इन सबसे आपकी कर्क रेखा निकल ली। अब ये पूछ रहे हैं इनका ऐसा शहर बताओ, शहर का नाम भी नहीं बताया कि 4 शहर दे दें। ये क्वेश्चन लोगों से नहीं होते, फिर भी इसका मैं दे रहा हूँ। सबसे समीप है आपका मध्य प्रदेश, एमपी। 23 डिग्री 25 मिनट पे है ये भोपाल शहर जो है, वो इसके सबसे समीप है। और 23-30 को क्या बोला जाता है, 23 डिग्री 30 को कर्क रेखा। तो ये सबसे समीप है। अगर इंडिया में कभी पूछा जाए तो आप आंख बंद करके भोपाल लगा देना, मैक्सिमम चांसेज है सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का पड़ोसी देश नहीं है? भारत के पड़ोसी देश को पूछा जा रहा है। म्यांमार, हाँ है, बिल्कुल है। चीन है। मालदीव भी पड़ोसी है, समुद्री सीमा लगती। यूएई नहीं है, यूएई दूर है ना, अरब देश है। सिक्किम निम्नलिखित में से किस देश के साथ सीमा साझा करता है? सिक्किम का पूछ रहा है तो सिक्किम देखो भूटान के साथ भी करता है, नेपाल के साथ भी करता है और चीन के साथ भी करता है, तो सारे आ जाएंगे आप। पृथ्वी की सतह का लगभग कितना प्रतिशत भारत द्वारा कवर किया गया, मतलब भारत का क्षेत्रफल कितना है पृथ्वी की सतह का? तो 2.4% है। कितना ही हो, जनसंख्या कितनी, 17.50%। बहुत वो है। आगे चलते हैं। कौन सा जल निकाय अंडमान द्वीपों को निकोबार द्वीपों से अलग? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ऐसी जल संधि की बात की जा रही, मतलब या चैनल जो होता है ना, तो 10 डिग्री चैनल है ये। अंडमान का जो आपके द्वीप हैं छोटे छोटे से ऐसे करके, और निकोबार के हैं, तो इसको 10 डिग्री है जो आपका नॉर्थ, ये अलग करती है। ये मैंने जब कराया था ज्योग्राफी का, वहाँ पर 10 डिग्री साउथ शायद गलती से बोल दिया था, उस चीज़ को आप करेक्ट कर लें। 10 डिग्री नॉर्थ चैनल है ये करता है, ठीक है। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से क्या 10 डिग्री चैनल से अलग किए गए हैं? फिर से वही क्वेश्चन रिपीट हुआ है। तो किसको, अंडमान को निकोबार द्वीप समूह से 10 डिग्री चैनल अलग करता है? आप लोग को कमेंट में बताना है कि 9 डिग्री और 8 डिग्री किस किस को अलग करता है। ये मैंने बहुत डिटेल में पढ़ाया, एक ही पेज में ये सारी डिटेल दे दी गई थी आपको अक्षांश और देशांतर वाले में, तो आपको ये चीज बतानी है, ठीक है। नदी द्वीप कौन सा है? ये तो कल की क्लास में भी हो गया था कि ब्रह्मपुत्र नदी पे है, माजुली द्वीप है, असम में है ये। दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप है, मतलब नदी बह रही है ब्रह्मपुत्र, उसके बीच में ये द्वीप है। यहाँ पे जनजातियां रह रही हैं, मतलब बहुत सारे लोग रह रहे हैं, बस्ती बसी है। 880 स्क्वायर किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है, खेती वगैरह भी हो रही है, तो ऐसा द्वीप है। अरावली पर्वत श्रेणी में सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है? तो अरावली में पूछा गया है। अरावली पर्वत श्रेणी आपकी जाती है कहाँ तक, माउंट आबू तक। यहीं पे सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है इसका, गुरु शिखर। दोड्डा बेट्टा आपका कहाँ है, नीलगिरी में। नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी है दोड्डा बेट्टा। अनाईमुदी आपकी पश्चिमी घाट की, मतलब सबसे ऊंची चोटी मान लो कि जो पश्चिमी घाट है पूरा, अन्नामलाई पहाड़ी पे है, अनाईमुदी नाम है इसका। तो पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची कौन सी है आपकी, अनाईमुदी। पश्चिमी घाट में ही आपकी नीलगिरी आ जाएगी, तो ये दोडा बेट्टा अनाईमुदी से छोटी है, ठीक है। तो ये नीलगिरी की सबसे ऊंची है, पूरी पश्चिमी घाट की आपकी अनाईमुदी है। पचमढ़ी आपकी किसकी, सतपुड़ा पर्वत है जो भोपाल के पास है, पचमढ़ी, इसकी सबसे ऊंची चोटी है, ठीक है। तो सबकी सारी बता दी मैंने, चारों पॉइंट। विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट किस किस के बीच में स्थित है, तो ये है नेपाल और तिब्बत के बीच में स्थित है। अगला क्वेश्चन, विंध्य पर्वत उत्तर पश्चिम में अरावली पर्वत श्रृंखला तथा दक्षिण में, तो विंध्य है जो उत्तर में अरावली और दक्षिण में कौन सा, सतपुड़ा रेंज। और बीच में से कौन सी नदी बहती है, कमेंट में आप लोग बताना, इनके बीच में से कौन सी नदी बहती है। ये सारी चीजें पढ़ाई गई। अब आपका एग्जाम है तो आपको याद आना चाहिए, आप तुरंत बता सकते हो इसको, ठीक है। निम्नलिखित में से किस पर्वत श्रृंखला को सह्याद्री कहा जाता है? तो देखो ये पश्चिमी घाट है पूरा, तो ये महाराष्ट्र वाला जो पोर्शन है पश्चिमी घाट का, उसको बोला जाता है सह्याद्री। फिर महाराष्ट्र उसके आगे तक कहीं कर्नाटक तक जाता है, वो सह्याद्री पर्वत श्रेणी इसको यहाँ पर बोला जाता है। यह पूरा पश्चिमी घाट का भाग। प्रसिद्ध चोटी केटू माउंट गॉडविन ऑस्टिन श्रृंखला में स्थित है, तो ये पूछा गया कि किस श्रृंखला में स्थित है ये, ठीक है। तो पहली चीज तो एक ट्रांस हिमालय का भाग है, केटू की बात हो रही।
भारत की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणियां इसी को ही बोला जाता है गॉडविन ऑस्टिन केटू को, क्योंकि ये पीओके में है। तो इंडिया के अभी कब्जे में नहीं है ये वाली चीज, इंडिया के उसमें नहीं है, लेकिन ये भारत की माने, क्योंकि पीओके को हम लोग अपना ही भाग मानते हैं तो उसमें। लेकिन अगर पूछे कि भारत में करंट में जो भारत में स्थित है, तो फिर आपकी ये नहीं होती, फिर कंचनजंगा हो जाता है। ठीक है, और ये किसमें, कराकोरम में। ट्रांस हिमालय में 3 श्रेणियां, कराकोरम, लद्दाख और जास्कर। 3 श्रेणियां ये पूरी कहाँ है आपकी, करा इसमें ट्रांस हिमालय में स्थित। पश्चिमी घाट का उच्चतम शिखर, अभी मैंने बताया था, फिर से जान लो कि पश्चिमी घाट का उच्चतम शिखर कौन सा है आपका, अनाईमुदी। दोड्डा बेट्टा नीलगिरी का, महेंद्रगिरी आपका पूर्वी घाट का है, ध्यान। पूर्वी घाट का सबसे ऊंचा शिखर क्या है, महेंद्रगिरी। और सेवराय हिल्स क्या सी आपकी, जावादी सेवराय, ये आपकी पूर्वी घाट की पर्वत श्रेणियां। इनमें से कौन से राज्य पालघाट दर्रे से आपस में जुड़े हुए हैं, ठीक है। ये उत्तर के दर्रे छोड़ दो अगर, तो आप दक्षिण में जाओ तो 3 ही मुख्य दर्रे हैं, पालघाट, भोरघाट और पालघाट। पालघाट आपका दक्षिण में है, ये दोनों महाराष्ट्र में है, ध्यान रखो। भोरघाट और थालघाट ये दोनों महाराष्ट्र में, आपके पालघाट आपका दक्षिण में है। पालघाट किस किस को जोड़ता है, केरल को, तमिलनाडु से। दर्रे वो होते हैं पहाड़ों के बीच में एक गैप होता है जहां से लोगों का आवागमन पॉसिबल होता है, नहीं तो पहाड़ चढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो दर्रे बोलते हैं, तो किसको, तमिलनाडु को केरल से जोड़ता है, केरल और तमिलनाडु। निम्न में से कौन सा पर्वतीय दर्रा उत्तराखंड में स्थित नहीं है, तो उत्तराखंड में आपके माना, नीति, लिपुलेख और मुलिंग 4 दर्रे हैं, ध्यान रखना। माना है एक, नीति है, लिपुलेख है और मुलिंग है। सिपकीला कहाँ है आपका, सिपकीला और रोहतांग 2 हैं आपके हिमाचल। तो ये क्या हो गया, ये वाला आपका सही हो जाएगा, ये ऑप्शन आपका नहीं है। जोजिला पास किससे जोड़ता है, जोजिला दर्रा एक तो कश्मीर में है, J&K चीज, और किससे जोड़ता है, लेह को श्रीनगर से। ये हमारा जो NH नेशनल हाईवे जाता है ना, जो जम्मू कश्मीर को जोड़ता है, तो इसी दर्रे से जाता है। दर्रा तिब्बत की, दर्रा बताना है कौन सा दर्रा है जो तिब्बत के साथ सिक्किम राज्य को जोड़ने वाली भारत चीन सीमा, ठीक है। तो ऐसा कौन सा दर्रा है कि तिब्बत को सिक्किम से जोड़ता है, और कहाँ है आपका, भारत चीन सीमा पर, तिब्बत को सिक्किम से। एक मिनट, ये है आपका, ये दर्रा आपका हो जाएगा कौन सा, नाथुला। नाथुला और जेलेपला 2 दर्रे आपको पता होने चाहिए, ये दोनों दर्रे आपके कहाँ पे हैं, सिक्किम में, ठीक है। आगे आ जाते हैं, एक मिनट। तो ये कौन सा दर्रा हो जाएगा आपका, नाथुला। सिपकीला दर्रा हिमालय की किस घाटी में स्थित है, तो सिपकीला वो आपको बताना है कौन सी घाटी में स्थित है, तो सतलज नदी यहाँ से बहती है, उसी के द्वारा बनाई गई घाटी है, बड़ी ही सकरी सी घाटी है, और यहाँ से क्या है, सिपकीला दर्रा आपका है, ठीक है। तो सतलज घाटी हो जाएगा। आगे चलते हैं, रोहतांग दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है, अभी मैंने बताया सिपकीला और रोहतांग ये दोनों आपके कहाँ हैं, हिमाचल में। चिल्का झील उड़ीसा राज्य में स्थित भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है, ये किसके दक्षिणी छोर पर स्थित है, चिल्का झील उड़ीसा में। आपको पता होना चाहिए महानदी जो है आपकी, वो छत्तीसगढ़ से बहते हुए उड़ीसा में आगे समुद्र में मिल जाती है, बंगाल की खाड़ी में। महानदी का जो डेल्टा है, डेल्टा बनाती है जब समुद्र में मिलती है नदियां, उसी के दक्षिण किनारे पे आपका कौन सी, चिल्का लगू। तो ये क्या हो जाएगा आपका, महानदी डेल्टा। आगे चलते हैं, निम्न में से कौन सी झील मणिपुर में स्थित है, तो मणिपुर में कौन सी झील है, लोकटक। लोकटक झील है, तैरती हुई झील है, ध्यान रखना, तैरती हुई, मतलब ये जो झील है इसके ऊपर तैरता हुआ नेशनल पार्क, जिसको क्या बोलते हैं, केबुल लामजाओ। ये फुमड़ी नामक एक वृक्ष होता है, घास होती है एक प्रकार की, उसी के ऊपर मिट्टी वगैरह लगती है, इतना वो हो गया, वो समझ लो ना एक प्रकार से जब हजारों वर्ष हो जाते हैं तो घास उगती है, वो तैरती है पानी के ऊपर, फिर मिट्टी वगैरह मृदा बन गई, ये सारी चीजें। तो बड़ा सा ये नेशनल पार्क है केबुल लामजाओ। संगाई नामक हिरन के लिए फेमस है, वन दरोगा में आया था,
मुझे लगता है वन दरोगा वाले जो स्टूडेंट होंगे उनको तो ये सारी चीज़ें पहले से पता होंगी। तो ये कहाँ है? लोकटक झील मणिपुर में स्थित है, ये सारी जानकारी है। चिल्का झील कहाँ स्थित है? चिल्का लगून अभी बात हुई, उड़ीसा में स्थित है, महानदी डेल्टा के दक्षिण में। फिर पूछा है, इस झील भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है या भारत की सबसे बड़ी झील भी है? तो भारत की, अगर देखो ऐसा क्वेश्चन यूपी के किसी एग्जाम में एक बार पूछा गया था, सबसे बड़ी खारे पानी की झील, तो वहां पे सांभर दिया था, ठीक है, और सांभर माना भी था आयोग ने, ये ध्यान दे लेना। लेकिन चिल्का है, वैसे अगर देखो तो एशिया में भी चिल्का का स्थान पहला है, सबसे बड़ी खारे, दुनिया में दूसरी है सबसे बड़ी खारे पानी की झील, तो ये चिल्का लगू। मूक घाटी साइलेंट वैली कहाँ स्थित है? केरल में स्थित है साइलेंट वैली। ये मतलब इतना ज़्यादा यहाँ पे वृक्ष वगैरह है, एकदम साइलेंट रहता है, पर्यावरण के लिए, जैव विविधता के लिए बहुत ज़्यादा यहाँ पे स्कोप रहता है, ठीक है। आंदोलन भी हुआ था, साइलेंट वैली आंदोलन। आगे चलते हैं। थोसेघर वाटरफॉल किस राज्य में स्थित है? तो ये वाटरफॉल की बात हो रही है, कहाँ है आपका? महाराष्ट्र में स्थित है। आगे चलते हैं। सूची 1 का सूची 2 के साथ मिलान कीजिए और नीचे दिए विकल्पों में सही उत्तर चुनिए। सूची 1 का अगर आप देखो, पुलिकट झील, तो यहाँ पे तमिलनाडु दिया है, अगर पुलिकट देखोगे तो इसका 86% हिस्सा आंध्र में है और केवल 14 से 15% आपका तमिलनाडु है, तो इसको तमिलनाडु से हम मिला सकते हैं, कोई बात नहीं, इसका भी है। चिल्का अभी अभी पड़ा है, उड़ीसा में है। बूलर झील सबको पता होगा, डल और बूलर आपके कहाँ है? कश्मीर में। सांभर झील अभी मैंने बताई राजस्थान में, सांभर, जयसमंद, राजसमंद, ये सारी आपकी राजस्थान में। बाकी आप मिला लेना, इन सबको मिला के कौन सा आंसर सही हो रहा है। काली और तीस्ता नदी के बीच के हिमालय के भाग, दो हिमालय को 4 भागों में बांटा गया, पंजाब हिमालय, हुमायूं हिमालय, इसके बाद नेपाल हिमालय और असम हिमालय, सब चीजें आपको पढ़ाई गई है। तो काली और तीस्ता, काली नदी है और तीस्ता, इसके बीच क्या है? नेपाल हिमालय। सतलज नदी और काली नदी के बीच का क्या है आपका क्षेत्र? कुमायूं। और यहां से सतलज के इस तरफ का क्षेत्र क्या है? पंजाब हिमालय। और तीस्ता के उस तरफ का क्षेत्र आपका क्या हो जाएगा? असम हिमालय। बस, सबसे अगर ज्यादा लंबाई पूछो तो नेपाल हिमालय की। आगे आते हैं। निम्न में से किस स्थान पर भागीरथी और अलकनंदा नदी गंगा नदी का निर्माण का? ये सबका पांचों लिखा है, देवप्रयाग, प्रयाग, कर्णप्रयाग, है ना, कहाँ कौन सी मिलती है? तो भागीरथी और अलकनंदा देवप्रयाग में मिलती हैं। मंदाकिनी और अलकनंदा आपकी रुद्रप्रयाग में मिलेगी। कर्णप्रयाग में आपकी पिंडार मिलेगी। गंगोत्री से गंगा नदी निकलती है, जो गंगोत्री हिमनद। गोदावरी नदी महाराष्ट्र के किस जिले से निकलती है? नासिक के त्र्यंबक पहाड़ी से, नासिक त्र्यंबकेश्वर जो है ना मंदिर, भी यहाँ पे बहुत हिंदुओं का बहुत पवित्र धर्म स्थान है यहाँ पे, तो वहीं से निकलती है गोदावरी। इसको दक्षिण की गंगा बोला जाता है। दक्षिण की सबसे लंबी नदी यही है, सबसे ज्यादा पानी भी यही लेके जाती है। निम्नलिखित में से कौन सी हिमालयी नदी तंत्र की नदियां हैं? हिमालयी नदी तंत्र की, आप दक्षिण वाली निकाल दो तो सारी आ जाएंगी। गंगा और ब्रह्मपुत्र हिमालय की नदियां हैं, गोदावरी और कावेरी दक्षिण की है, तो ये दोनों नहीं है, ठीक है। तो आप देख लें इसमें से कौन सा है, कौन सा सही है, कौन सा नहीं। आगे देखते हैं। निम्न में से किस नदी के बेसिन का पुनः पूर्ति प्रयोग सर्वाधिक है? पुनः पूर्ति प्रयोग मतलब उसका जल जो है आपका पुनः प्रयोग कर सकते हो, जल हमेशा वो रहता है, सूखता नहीं है, सीधी बात ये है। तो ये सारी चीजें इन्होंने बोली है। तो अगर इन सब में पूछा गया तो इन सब में आपकी कौन सी नदी है जिसका पुनः पूर्ति प्रयोग? वो कृष्णा हो जाएगी, दक्षिण की है। गोदावरी के बाद सबसे बड़ी नदी यही है, ठीक। बाकी अगर ओवरऑल देखो तो गंगा और ब्रह्मपुत्र, 46% तो यही केवल पुनः पूर्ति प्रयोग वाला पानी लेके आते। आगे आते हैं। निम्न में से कौन सी नदी खंबात की खाड़ी में नहीं मिलती? खंबात की खाड़ी का मतलब समझ लो गुजरात वाले तट की बात हो रही है, ये वाला, ठीक है। तो यहाँ पे मतलब पूरब की ओर बहने वाली नदियां, तो पूर्व की ओर बहने वाली नदियां हमने मैप पे आपको पढ़ाई थी, यूट्यूब पे भी ये वीडियो फ्री में पड़े हुए हैं, आप लोग देख पाओगे, ठीक है। तो ये सारी नदियां बताई थी। अधिकतर नदियां क्या होती हैं? यहाँ पे गिरती हैं बंगाल की खाड़ी में, पश्चिम की ओर, क्योंकि ढाल यही है। लेकिन कुछ नदियां जैसे नर्मदा, तापी, माही, साबरमती, पेरियार, और भी बताई थी भरत पूजा वगैरह, ठीक है, ये नदियां गिरती हैं। तो इसमें देख लो कि कौन सी नदी खंबात की खाड़ी में नहीं मिलती है, जो इस तरफ नहीं जा रही है तो इधर जाएगी,
तो इस तरफ कौन कौन नहीं जा रही, माही जा रही है, बिल्कुल जा रही, साबरमती जा रही, तापी जा रही, कोयना नदी है जो आपकी इस तरफ जाती है, पश्चिम की तरफ, मतलब पूर्व की तरफ। ये है आपका पश्चिम, पश्चिम ये है। तो पश्चिम की तरफ जो नदियां हैं ना, अरब सागर जिसको बोलते हैं, अरब सागर में जो नदियां मिलती हैं उनका मैंने बता दिया, नर्मदा, तापी, माही, साबरमती, पेरिया। तो जो पश्चिम की तरफ, एक पूर्व की तरफ है, वो है बंगाल की खाड़ी, इसमें जो अधिकतर नदियां फिर इसमें ही गिरती हैं, इनको छोड़ के। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प भारतीय प्रायद्वीप में पश्चिम की ओर बहने वाली दूसरी सबसे बड़ी नदी, पश्चिम की ओर पूछा जा रहा है, अरब सागर का पूछा जा रहा है। तो सबसे बड़ी नदी अगर आप देखो अरब सागर में गिरने वाली, तो नर्मदा है, दूसरे नंबर पे आपकी ताप्ती है, या ताप्ती भी बोला जाता है। तो दूसरी पूछी गई, दूसरा ये हो गया। निम्न में से किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? जो भी बिहार के रहने वाले होंगे उनको पता होगा कि सबसे ज्यादा शोक, सबसे ज्यादा मार्ग परिवर्तन और बाढ़ किस नदी में आती है, वो है कोसी नदी। ठीक है, तो इसी को ही बिहार का शोक। पौंग बांध किस राज्य में ब्यास नदी पर बनाया? तो बस यहाँ से तो सिंपल है, ब्यास नदी कहाँ से बहती है, हिमाचल से। इतने ऑप्शन इतने क्लोज दिए ही नहीं है कि आपको टेंशन हो। अगर पंजाब बोल देते और चीजें बोल देते तब तो आपको कंफ्यूजन होता है। ब्यास नदी ना उत्तर प्रदेश में बहती है, ना एमपी में, ना बिहार में, तो बस यहीं से ही हो जाएगा आपका ये क्वेश्चन। दुलहस्ती परियोजना किस नदी पर स्थित है? कुछ परियोजना बताता हूँ मैं। चेनाब नदी जो है, ये जो अपनी 6 नदियां हैं, ठीक है, पंचनद प्लस छठा, सतलज नदी है, सतलज पता है, सिंधु पता है, झेलम, चेनाब, रावी, सतलज, ब्यास, ठीक है, और सिंधु, ये मिला के 6 नदियां हैं। एक सरस्वती भी थी। सप्त सैंधव प्रदेश इसी को बोला जाता था, जो आपका वैदिक युग था उस टाइम पे। तो 7 नदियों का ये समागम होता है। तो यहाँ पे जो चेनाब नदी है, यहाँ पे जम्मू कश्मीर में काफी बांध इस पे बनाए जा रहे हैं, रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट। क्योंकि ये ऊपर की जो 3 नदियां हैं, सिंधु, झेलम, चेनाब, इनका बोला गया है कि 80% पानी किसको दिया जाएगा, पाकिस्तान। कब हुआ है? इंडस वाटर ट्रीटी हुई थी। इंडस वाटर ट्रीटी कब हुई थी आपकी? 1960 में वर्ल्ड बैंक के मध्यस्थता में हुई थी। अभी जब भी पाकिस्तान इधर उधर की हरकतें करता है तो यही तो बोलते हैं कि सिंधु नदी वाला जो संधि है, इसको खत्म कर दो, अपने आप ठिकाने लग जाएगा, भूखे मर जाएंगे ये लोग। ठीक है, तो 80% इनको देना है, लेकिन रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट बना सकते हैं। दैट मीन्स कि पानी को इकट्ठा करके हम अपना बिजली बनाएंगे, फिर छोड़ देंगे, छोड़ सकते हैं, ये चीजें कर सकते हैं, वही इंडिया कर रहा है। तो जो आपकी चेनाब नदी है उस पर 3 चीजें बनी है, सलाल, बगलिहार, दुलहस्ती, और झेलम पे बनी है तुलबुल। ये परियोजना याद रखना, बाकी तो सब पता ही है, लेकिन ये वाली आप ध्यान रखना। नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर बना है? अगर जिसने भी बंदरों के लिए पढ़ा होगा तो नागार्जुन सागर, श्री सैलम उसको पता होगा। ये टाइगर रिजर्व भी है, ठीक है। तो ये टाइगर रिजर्व में कौन सी नदी बहती? कृष्णा, तो कृष्णा नदी पे ही बना है। उकाई बांध भारत के निम्न में से किस राज्य में है? यह उस राज्य का दूसरा सबसे बड़ा बांध। तो उस राज्य का पहला सबसे बड़ा बांध मैं बता दे रहा हूँ, सरदार सरोवर है। दूसरा यही है, उकाई बांध सूरत में है, सिंपल, और तापी नदी पे। और नर्मदा नदी पे आपका कौन सा है? सरदार सरोवर। तमिलनाडु में किस जिले में कल्लनई के नाम से जाना जाने वाला ग्रैंड एनीकट बांध, जो कि सबसे पुराने बांधों में से एक है, वो स्थित है? मैं बता, चोल राजा ने बनवाया था। चोल राजा, चोलों का शासन कहाँ था? बृहदेश्वर मंदिर से याद रखो, तंजौर। तंजौर जिले के अंदर ही है, तंजावुर भी बोला जाता है इसको, तिरुचिरापल्ली आता है, तो यहीं पे है ये बात। भाखड़ा बांध किस नदी पर बना है? बड़ा ही पुराना क्वेश्चन है। दूसरा सबसे ऊंचा बांध है, सतलज नदी पे है ये। आगे चलते हैं। ग्रीष्म काल में उत्तरी मैदानों में बहने वाली पवन कहलाती, उत्तरी मैदानों में गर्म और शुष्क पवन इस टाइम ये चलने लगी, इसको बोला जाता है लू। काल वैसाखी कहाँ? पश्चिम बंगाल और असम में चलती है, बैसाख महीने में, मतलब अप्रैल मई में। मानसून के पूर्व की ये वर्षा होती है एक प्रकार से, और जो फसल होती है उनको बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंचाती है। इसी टाइम पे मानसून पूर्व एक वर्षा और होती है, मैंगो सावर। ये कर्नाटक और केरल में चलती है। ये आम को पका देती है, तो यहाँ के लिए उपयोगी हो जाती है आम को पकाने का काम, तो इसको मैंगो सावर। व्यापारिक पवनें क्या होती हैं, ये आपको पता होना चाहिए। व्यापारिक पवनें आपकी 23 डिग्री, 23 हाफ नॉर्थ से 23 हाफ साउथ तक।
चलती हैं दोनों गोलार्ध में, ठीक है। यहाँ से ले लो, यहाँ पे यहाँ व्यापारिक पवनें चलती हैं, ये पूरब से पश्चिम की ओर चलती हैं, ऊपर से नीचे और नीचे से ऐसे। ये परमानेंट पवनें हैं, लगातार चलती हैं। इन पवनों से पूरी दुनिया की बहुत सारी चीजें डिसाइड होती हैं, इन्हीं पवनों से, ठीक है। इन्हीं से ही हमारा जो मानसून आता है, पहले वो क्या होता है, दक्षिण से किस तरफ की ओर बह रहा है, पश्चिम की, ठीक है। तो इधर पश्चिम की ओर, इसकी दिशा क्या, पश्चिम की ओर, फिर दिशा चेंज हो जाती मडागास्कर के तट से पश्चिम से पूरब की ओर, तो इसलिए दक्षिण पश्चिम मानसून। ये सारी चीजें आपको पढ़ाई हैं, बहुत डिटेल में मानसून कराया गया। अभी उतना टाइम नहीं कि हर टॉपिक को बहुत ज्यादा डिटेल में कॉन्सेप्ट भी एक्सप्लेन करो, क्योंकि आप लोग का भी एग्जाम है। निम्न में से भारत में अक्टूबर की गर्मी का मुख्य कारण क्या है, अक्टूबर में गर्मी क्यों पड़ती है, तो आपको पता होना चाहिए कि सितंबर और अक्टूबर में आर्द्रता होती है, उच्च आर्द्रता होती है और साथ में तापमान बढ़ जाता है, तो ये गर्मी पड़ती है, ठीक है। निम्न में से किस कारक के कारण भारतीय उपमहाद्वीप में मध्य एशिया की तुलना में अपेक्षाकृत हल्की सर्दियां होती हैं। मध्य एशिया जो होता है बहुत सर्दी पड़ती है एकदम, और हिमालय अगर ना होता तो ऐसा बोला जाता है कि भारत भी एक शीत रेगिस्तान बन गया होता, इतनी ठंडी लहरें। तो हिमालय इन ठंडी हवाओं को रोक देता है, तो हिमालय है मेनली। आगे आ जाते हैं, भारत का निम्नलिखित में से कौन सा स्थान अति विषम प्रकार की जलवायु का अनुभव करता है। विषम होता है कि सर्दी में अत्यधिक सर्दी पड़े एकदम हिला दे, और गर्मी में अत्यधिक गर्मी। तो इन सब स्थानों में देखो कौन सा है आपका, दिल्ली ही है। बहुत सारे गाने बने हैं इस पे, तो दिल्ली की सर्दी पे और गर्मी पे। सर्दियों के मौसम के दौरान उत्तर पूर्वी देश पर हावी रहती है, ये पूछ रहा है कि उत्तर पूर्वी कौन सी पवनें हैं, ठीक है। तो देखो सर्दियों के मौसम के दौरान पूछा जा रहा है, तो ये व्यापार पवनों की बात हो रही पहली चीज तो। और व्यापार पवनें केवल सर्दी के मौसम के दौरान नहीं, हमेशा रहती है, लेकिन यहाँ पे क्या है, इनकी दिशा चेंज होती है। तो मैं हल्का सा बताया दे रहा हूँ पवनों की दिशा कैसे आपको पता करना। पहले देखा करो कि पवन गर्म कब हो रही है, जहाँ पे पवन गर्म होगी तो ऊपर उठ जाएगी उस क्षेत्र विशेष की पवन, वहां ऊपर उठ गई तो यहाँ पे क्या हो गया, निम्न दाब। फिर जहां पे पवन ठंडी हो गया, जहां पे उच्च दाब होगा, तो यहाँ पे उच्च दाब है, तो पवनों का जो प्रवाह होता है उच्च दाब से निम्न दाब की तरफ। तो ऐसे प्रवाह बन जाता है कि जहां पे गर्मी ज्यादा है वहां की पवन ऊपर चली गई, निम्न दाब हो गया। जहां पे गर्मी कम है तो वहां पे क्या होगा, ज्यादा है, नीचे जमीन पे ज्यादा पवन है, तो यहाँ से इसकी तरफ पवन बहने लगेगी। यहाँ से आप पवन की दिशा बता सकते हो, तो सर्दी और गर्मी में जान लो। जब गर्मी होती है तो जो आपका स्थल वाला क्षेत्र है, गर्मी में स्थल वाला क्षेत्र क्या होता है, जल्दी गर्म हो जाता है, और वहां की पवन क्या है, ऊपर उठ जाती है। गर्मियों की बात हो, वहां की पवन उठ जाएगी ऊपर, तो जो समुद्र वाला क्षेत्र है, सागर वाला क्षेत्र, वो क्या होता है, बहुत धीमे धीमे गर्म होता है और धीमे धीमे ठंडा भी होता है। तो ये बहुत धीमे धीमे क्या होगा, गर्म होगा। तो यहाँ पे क्या होगा, पवन कम ऊपर उठेगी तो यहाँ पे उच्च दाब रहेगा, और यहाँ पे है आपका निम्न दाब। तो यहाँ से सागर से, गर्मियों में सागर से कहाँ की ओर, स्थल की ओर पवनें चलती हैं, जिनको सागर समीर, स्थल समीर बोला जाता है, ठीक है। सागर से स्थल की ओर चलती हैं। देखे हुए कि गर्मियों में ठंडी हवा चलती है जो समुद्र किनारे के स्थल है, तो वो ऐसे होता है। सर्दियों में ये उल्टा हो जाता है, सर्दियों में क्या है, स्थल जल्दी ठंडा भी हो जाता है। जब ठंडा हो जाएगा तो उच्च दाब यहाँ पे बनेगा, और पानी क्या होता है, ना जल्दी गर्म होता है ना जल्दी ठंडा होता है, तो अपेक्षाकृत इस स्थान की अपेक्षा पानी कम ठंडा होता है, तो यहाँ क्या है, निम्न दाब हो जाएगा। तो सर्दी में उल्टा हो जाएगा, तो स्थल से समुद्र की ओर पवनें चलती, ये पूरा प्रोसेस है पवनों का। आगे चलते हैं। भारतीय उपमहाद्वीप दक्षिण अमेरिका के उत्तर पूर्वी भाग और उत्तरी ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। पूछा गया है कि कौन सी जलवायु पाई जाती है मेनली, तो भारतीय उपमहाद्वीप अगर डाल दिया तो सिंपल सा है, उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु पाई जाती है। मानसून तो आएगा ही आएगा भारत की, अगर जलवायु की बात की जाए तो। सलाल पनबिजली परियोजना किस नदी नदी पर स्थित है, अभी मैंने बताया, सलाल, दुलहस्ती और बगलिहार, तीनों कहाँ है, चिनाब पे। आगे आ जाते हैं। मरुस्थलीय मिट्टी के बारे में निम्न में से कौन से कथन गलत हैं। ये सारी चीजें बंदरों में बहुत अच्छे से पढ़ी हैं। तो यह मूल रूप से रेतीली मिट्टी है, बिल्कुल सही है ये तो। यह नमी की मात्रा को बरकरार रखती है, क्या ये सही है, मरुस्थलीय मिट्टी में नमी सबसे कम होती है, इसलिए वहां पे मरुस्थल बनते हैं, तो ये आपका गलत हो जाएगा और गलत ही पूछा गया। शुष्क मृदा जिसमें एक ठोस तथा छिद्र दोनों होते हैं का एक इकाई आयतन द्रव्यभार कहलाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें लोअर मेंस में आया था, थोड़ा गहराई से आया था, इसको बोला जाता है स्थूल घनत्व। इसको तो सीधा आपको कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, याद करना हो।
एक संसाधन के रूप में मिट्टी के कटाव और ह्रास को मिट्टी के संबंध में प्रमुख खतरा माना जाता है। निम्न में से कौन सा विकल्प मिट्टी के संरक्षण का सर्वोत्तम उपाय नहीं है? ये पूछा है कि मिट्टी के संरक्षण का सर्वोत्तम उपाय कौन सा विकल्प नहीं है? घास पात से ढकना, हाँ बिल्कुल, इससे संरक्षण होता है। आश्रय आवरण, इससे भी संरक्षण होता है। बारिश के पानी में बह जाना, क्या ये मिट्टी का संरक्षण हो रहा है? तो मिट्टी का कटाव हो रहा है, ह्रास हो रहा है। तो ये वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। खादर तथा बांगर निम्नलिखित में से किस प्रकार की मिट्टी है? खादर और बांगर जलोढ़ मिट्टी है, मैंने बताया था मिट्टी का, जलोढ़ मिट्टी के प्रकार। खादर होती है उसको क्या बोला जाता है? नई जलोढ़। और बांगर को क्या बोला जाता है? पुरानी जलोढ़। आगे आते हैं। हाँ, ये थोड़ा सा इंफॉर्मेशन है आप लोगों के लिए कि 3 बैचेज चल रहे हैं। कुछ स्टूडेंट्स के ऐसे कमेंट आ रहे हैं कि उनको लग रहा है कि सर हमें दोनों की तैयारी करनी, किसी किसी को तीनों की करनी है, ठीक है, तो कौन सा बैच लें ये। उनको मैं ये बताऊंगा कि आप इनमें से अभी आपका जो लेटेस्ट एग्जाम आ रहा है वो ले लीजिए कोई भी, या फिर 4-5 डेज बाद हम क्या करेंगे, एक कंबाइंड बैच कर देंगे जिसमें सबकी कंबाइंड तैयारी करा दी जाएगी। तो सबसे पहले जीएस चलेगी, फिर आपकी हिंदी चलेगी, फिर आपके जो सब्जेक्ट हैं रीजनिंग और कंप्यूटर, उस हिसाब से चलेंगे। तो जीएस हिंदी सबसे पहले जो होगी वो आपकी कवर होती जाएगी, फिर रीजनिंग और कंप्यूटर आ जाएंगे। तो एक कंबाइंड बैच आपका आ जाएगा जिसमें तीनों एग्जाम की आपकी तैयारी हो जाएगी। तो ऐसा हम करेंगे, जल्द करेंगे। बाकी आप लोग बताना, कमेंट में बताना कि आप लोग को ये चाहिए, कौन सा सही रहेगा। थोड़ा सा तो स्टूडेंट का फीडबैक और रिस्पॉन्स बहुत जरूरी है। स्टूडेंट क्या होते हैं ना, थोड़े सा मैंने ये देखा, भीड़ जो होती है ना, भीड़ भीड़ बहुत संकोची होती है। भय भी, भीड़ के अंदर भय भी रहता है, हम बोलेंगे तो कोई क्या सोचेगा, और बहुत सारी चीजें। तो भीड़ में नहीं चलना, आप अपना इंडिविजुअल रहो। आपकी क्या है पसंद नापसंद, क्या सोच है, कैसे एग्जाम देना चाह रहे हो, क्या नहीं, आप अपना रखो। तो उससे क्या होगा ना, सबका अलग अलग फीडबैक मिल पाएगा। चलिए, तो इन बैचों में अभी आपको क्या क्या मिल रहा है, करंट अफेयर सारी चीजें मिल जा रही, सारी पीडीएफ मिल जा रही, टेस्ट हम अलग से कराते हैं, टास्क अलग से देते हैं, मेहनत आप लोगों से अलग से कराएंगे। ओवरऑल जो तैयारी होती है आपकी पूरी हो जाती है। कैसे करना है, जीएस रेवोल्यूशन ऐप डाउनलोड कर लीजिए प्ले स्टोर से। और जीएस रेवोल्यूशन आप टेलीग्राम पे भी सर्च करोगे, यूट्यूब पे भी सर्च करोगे तो भी आपको हमारा ग्रुप मिल जाएगा। यहाँ पे ऐप पे सारे बैचेज पड़े हैं, बैच की इन्फॉर्मेशन पड़ी है, उनकी फीस है 299 ओनली फीस है। आप बैच को ज्वाइन कर सकते हो, तुरंत एनरोल हो जाएंगे और आपको क्लासेज मिल जाएंगी। ठीक है, कोई क्वेरी हो तो इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। अब आते हैं, भारत के कोई कोई क्षेत्रों में लाल मिट्टी पाई जाती है, मिट्टी के लाल रंग होने का मुख्य कारण क्या है? तो आपको पता है कि लाल और पीली मिट्टी होती है। तो मिट्टी के लाल रंग का फेरस ऑक्साइड जो होती है एफईओ, इसकी उपस्थिति होती है तो लाल हो जाती है। और जब उसमें जल भरा रहता है, जल योजित हो जाती है मिट्टी, तो यही मिट्टी पीली दिखाई देती है। जल भरा रहता है तो यही लाल मिट्टी क्या है। लेकिन दोनों का रंग किस वजह से होता है? फेरस ऑक्साइड की वजह से लाल, और थोड़ा सा जल योजन हो जाए तो पीली। ध्यान रखना आप। टेरा रोसा शब्द का तात्पर्य क्या है? टेराकोटा का नाम सुना होगा, उसी से ही समझ लो। टेराकोटा की वस्तुएं होती हैं, पहले मूर्तियां बनती थी प्राचीन काल में, ये वो। और जो गोरखपुर है टेराकोटा की वस्तुओं के लिए फेमस है यूपी में, ठीक है। तो टेरा रोसा शब्द है लाल मिट्टी से संबंधित। तेज हवाओं द्वारा किस प्रकार की मिट्टी उड़कर आती है और जमा हो जाती है? तो तेज हवाओं द्वारा कौन सी मिट्टी आती है? बलुई मिट्टी, रेगिस्तान वाली मिट्टी आती है, उड़ के आएगी, टीले बनाएगी, अर्धचंद्राकार टीले बनाएगी, तो बर्फान बोला जाएगा। लोएस जब जाके ये किसी स्थान विशेष में, शहर विशेष में जमा हो जाती है तो उसको लोएस बोला जाएगा। इस प्रकार से ये सिस्टम है। आगे आते हैं, सागौन के जंगल भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में पाए जाते हैं? सागौन पूछा गया, सागौन आपका पर्णपाती वृक्ष है। अधिकतर भारत में कौन से हैं उष्णकटिबंधीय पर्णपाती जंगल ही पाए जाते हैं, जो आपके सदाबहार वन होते हैं। ये तो गिने चुने हैं आपके नॉर्थ ईस्ट के राज्य, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, यहाँ पे ही पाए जाते हैं। ठीक है, नीलगिरी पे थोड़ा सा, ठीक। तो ये आपके, इसके अलावा बाकी जगह पर्णपाती, चाहे आर्द्र पर्णपाती चाहे शुष्क पर्णपाती। सागौना का वृक्ष सबसे ज्यादा एमपी में पाया जाता है और बहुत इंपॉर्टेंट है इमारती लकड़ी के लिए। आगे चलते हैं, 1 मिनट कुछ ज्यादा आ गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दक्षिण पश्चिमी पंजाब, हरियाणा, राजस्थान के अर्ध शुष्क क्षेत्रों में किस प्रकार की वन है? पंजाब की बात हो रही है, हरियाणा की, राजस्थान की। राजस्थान मतलब मरुस्थल,
पंजाब हरियाणा का भी बहुत सारा क्षेत्र मरुस्थल में कन्वर्ट हो गया। मरुस्थल में अब आपको पता होगा कांटेदार वन पाए, तो उष्णकटिबंधीय कंटक वन, ये सारी चीजें जब आपने बंदरगाह की पढ़ाई की होगी ना सब कुछ, और जब आपकी अभी बैचेज में जो बैच जो भी चल रहे हैं उनमें ज्योग्राफी, अब कॉन्सेप्चुअल ज्योग्राफी शुरू कराई जाएगी, तो सारे कॉन्सेप्ट आपके वन बाई वन, जैसे एक टॉपिक उठाया आपका मरुस्थल, तो मरुस्थल कैसे बनता है, क्या बनता है, कहाँ कहाँ कितने प्रकार के होते हैं, लोएज क्या होता है, बरखान क्या होता है, कहाँ से कैसे मिट्टी जाती है, कौन सी आकृति बना, सब कुछ खत्म करा के एग्जाम्पल के साथ कराएंगे। ऐसे ही नदी, तो नदी की आकृतियाँ क्या हैं, कहाँ क्या, तो ऐसे बहुत डिटेल में कराया जाएगा अब आपका। अब आते हैं सागौन, साल, शीशम, हुर्रा, महुआ, आंवला, सेमल, कुसुम, चंदन आदि की प्रमुख प्रजातियां हैं। तो सब मैंने क्या बोला, पर्णपाती वन, सारी आपकी उत्तर भारत में जो पाई जाती है वो क्या है, आपकी पर्णपाती। ISFR 2021 के अनुसार निम्न में से किस राज्य में वन क्षेत्र में अधिकतम वृद्धि देखी गई, तो वन क्षेत्र में सर्वाधिक वृद्धि अगर क्षेत्रफल के हिसाब से देखो तो आंध्र प्रदेश, और अगर आप परसेंटेज के हिसाब से देखो तो तेलंगाना, दोनों ही हैं। ठीक, वन में वनस्पति की परत निम्न बितान के ठीक नीचे होती है कहलाती है, तो वनस्पति की परत जो बितान, एक बितान होता है ऊपर, उसके जस्ट नीचे होती है, उसको बोलते हैं झाड़, झाड़ियां, ठीक है, ये झाड़ियां मतलब श्रब, श्रब लेयर इसको बोलते हैं। सबसे ऊपर की लेयर को क्या बोला जाता है, कैनोपी, जो छत्र, सबसे ऊपर एक हाइट से ऊंचे, जो सबसे ऊंचे वृक्ष होते हैं उनकी जो पत्तियां होती हैं, टहनियां होती हैं, उनको क्या बोला जाता है, कैनोपी। हर्ब क्या होते हैं पता है, हर्ब जो आपके वनस्पति होते हैं, छोटे वाले दवा वाले वृक्ष होते हैं, और हर्बल वृक्ष जिसको बोला जाता है, वो झाड़ियों से भी नीचे होते हैं, तो हर्ब लेयर होती है झाड़ी से नीचे वाली, बीच की झाड़ी, और कैनोपी सबसे ऊपर। निम्न में से कौन विशेष रूप से लाल पांडा के लिए राष्ट्रीय उद्यानों में से एक, तो लाल पांडा के लिए राष्ट्रीय उद्यानों में से एक कौन सा है, खार चंद जोंगा राष्ट्रीय उद्यान सिक्किम में है, और यहाँ का सिक्किम का आपका राष्ट्रीय पशु भी है लाल, ठीक है। आगे आ जाते हैं, किस फसल की खेती के लिए जलाक्रांति की आवश्यकता होती है, जलाक्रांति समझते हो, जल भरना पड़ता है, भरा हुआ जल, तो अब यहाँ से समझ में आ गया होगा, चावल। किस भारतीय राज्य में एशिया का सबसे लंबा द्रुत गति परीक्षण नेटरेक्स अवतरित हुआ, ठीक है, नेटरेक्स करके ये हुआ था कि तीव्र गति से जो वाहन है नए बन रहे हैं उनके परीक्षण के लिए उस टाइम पे ट्रैक बनाया था एक बहुत बड़ा लंबा चौड़ा, इंदौर में, मध्य प्रदेश के। तो ये करंट का क्वेश्चन था, ये कोई अभी रिलेवेंट नहीं है, बट फिर भी जान लो। निम्न में से किस भारतीय वैज्ञानिक ने नॉर्मन बोरलॉग के सहयोग किया जिसकी परिणति हरित क्रांति के रूप में हुई, तो भारत में कौन थे हरित क्रांति के, MS स्वामीनाथन, और विश्व में थे नॉर्मन बोरलॉग। निम्न में से भारत का कौन सा राज्य चाय का सर्वाधिक प्रमुख उत्पादक है, जहाँ चाय का कुल उत्पादन भारत के उत्पादन के लगभग 3/4 भाग के समान होता है, तो चाय का सर्वाधिक उत्पादन ध्यान रखना दो है, अगर दो इसमें बोलेगे तो असम और पश्चिम बंगाल है। पश्चिम बंगाल में भी आपका कौन सा है ये आपको बताना है, ठीक है, दार्जिलिंग, ठीक, पश्चिम बंगाल का दार्जिलिंग और असम, और अगर देखो देश में तो सबसे ज्यादा असम में चाय का उत्पादन होता है, तो ये दोनों मिलकर 3/4 से ज्यादा उत्पादन चाय का करते हैं। अब आते हैं कॉफी पे, आ जाते हैं, निम्न में से किस राज्यों में किस में कॉफी का उत्पादन सर्वाधिक होता है, राज्य में पूछो, कर्नाटक 70% कॉफी यहाँ में, 20 या 18% आपकी कहाँ है, केरल में, और फिर बची हुई तमिलनाडु, ये है। और कॉफी के प्रकार कुर्ग, अरेबिका, रोबस्टा, ये जो दुनिया की सबसे बढ़िया क्वालिटी की है कॉफी वो यहाँ पे होती है, बाबा बूदन की पहाड़ियाँ हैं, कुर्ग है, चिकमंगलुरु जिला में, यहाँ से। पूछा गया कि एक मौसम की जानकारी दी गई कि इस मौसम के दौरान रबी फसल की खेती की जाती है, सर्दियों में की जाती है, सबको पता है, रबी की खेती का समय अब आपका सर्दियों में आता है, अक्टूबर नवंबर, यहाँ पे बुवाई होती है और मार्च अप्रैल में कटाई होती है, ठीक है, तो सर्दी में होती है। चावल निम्नलिखित में से किस राज्य की एक वाणिज्यिक फसल है, चावल पूछा गया है कि किस राज्य की वाणिज्यिक, वाणिज्यिक मतलब बेचने के लिए, उद्योग के लिए, तो ये पंजाब है, पंजाब और हरियाणा में चावल होते हैं, बासमती चावल उगाए जाते हैं और सीधे बाहर एक्सपोर्ट किए जाते हैं। वैसे सब जगह खाद्यान्न जीवन निर्वाह की खेती होती है, लेकिन यहाँ वाणिज्यिक फसल के रूप में उपयोग होता है। निम्न में से किस राज्य में हाल ही में यूरेनियम खनन भंडार पाए गए, तो यूरेनियम के वैसे तो आपको पता ही होंगे कि यूरेनियम सर्वाधिक आंध्र में और झारखंड में, लेकिन हाल ही में उस टाइम का एक करंट है तो राजस्थान में पाए गए। अब और अगर लेटेस्ट करंट में देख लो आपके, तो किस चीज का, लिथियम, लिथियम के भंडार कहाँ पाए गए थे आपके, सबसे पहले JNK में, फिर राजस्थान में भी पाए गए,
और इन दोनों भंडार अगर ये सही साबित होते हैं तो दुनिया के सबसे ज़्यादा भंडार फिर इंडिया में हो जाएंगे लिथियम के। और आज की डेट में अगर कोई सबसे ज़्यादा उपयोगी वस्तु है तो वो लिथियम। 2020 की रिपोर्ट के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में भारत में कॉपर अयस्क का सबसे बड़ा भंडार है? कॉपर और चांदी इन दोनों का भंडार राजस्थान में। एमपी के बालाघाट में मलाज खंड नामक एक है कॉपर की, जो दुनिया की या एशिया की सबसे बड़ी खदान। बस इतना ध्यान रखो। कोलार सोने की खानें किस राज्य में स्थित है? कोलार गोल्ड फील्ड्स, फील्ड्स ये करके तो केजीएफ आप लोगों ने मूवी देखी दी होगी, वहां से पता चल गया होगा, कर्नाटक। भिलाई इस्पात संयंत्र के लौह अयस्क का स्रोत है। तो इस्पात संयंत्र है, तो अच्छे अच्छे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, ध्यान रखना। तो भिलाई इस्पात संयंत्र है, इसके लौह अयस्क का जो मतलब खदान जहाँ से लौह अयस्क आता है और फिर उसको पिघला के जो भी अशुद्धियां दूर करके क्या है इस्पात बनाया जाता है। तो दल्ली राजहरा नामक एक खदान है, यहाँ से आता है। निम्न में से कौन सा उद्योग टेलीफोन कंप्यूटर आदि का निर्माण करता है? ये तो बड़ा ही जेन्युइन क्वेश्चन था, लेकिन लोग बाग इसमें भी गलती करके आए थे। कुछ लोग आईटी लगा के आए। आईटी क्या है? आपका सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री है, इसमें हार्डवेयर की बात कहाँ से आ गई? इलेक्ट्रॉनिक उद्योग है, इलेक्ट्रॉनिक मशीनरी है ये सब, टेलीफोन कंप्यूटर। निम्न श्रेणी का भूरा कोयला कहलाता है? तो कोयला लिग्नाइट जो है, इसका आंसर लिग्नाइट पहली चीज। अब मैं बताता हूँ क्या है। एंथ्रेसाइट सबसे अच्छी क्वालिटी का कोयला भारत में केवल जे&के में पाया जाता है, दुनिया में इसका ज़्यादा उपयोग नहीं होता। दूसरा बिटुमिनस, बिटुमिनस 60 से 80% इसमें कार्बन होता है मात्रा, इसमें 90% प्लस कार्बन होता है। तो इसमें ये दुनिया में सबसे ज़्यादा यूज यही होता है, सारे उद्योग में इसका यूज होता है, भारत में अच्छा खासा एक पाया जाता है। फिर आता है आपका लिग्नाइट, नेवेली लिग्नाइट करके एक भारत में कोयला से विद्युत घर भी है तमिलनाडु में। तो ये भूरा कोयला होता है, 40 से 60% कार्बन की मात्रा होती है इसमें, और धुआं ज़्यादा छोड़ता है, पॉल्यूशन ज़्यादा करता है। आगे चलते हैं। लौह अयस्क की महत्वपूर्ण खदान कुद्रेमुख कहाँ है? कर्नाटक, कर्नाटक में है कुद्रेमुख, जो मैंने बताया। और यहाँ से जो विशाखापत्तनम आपका बंदरगाह है ना, वहाँ से लौह अयस्क सीधा निर्यात किया जाता है। भारत का प्रसिद्ध स्वर्णिम चतुर्भुज सुपर हाईवे निम्न में से किस प्रमुख शहर को नहीं जोड़ता? तो यहाँ से जाओ दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई। तो क्या नहीं रह गया इसमें? हैदराबाद नहीं, हैदराबाद को नहीं जोड़ता। कौन सा कृत्रिम बंदरगाह है? बंदरगाह देखो, एक होते हैं आपके प्राकृतिक, कुछ होते हैं ज्वारी, कुछ होते हैं कृत्रिम। तो आपका चेन्नई बंदरगाह कृत्रिम है, बनाया गया है, बाकी ये प्राकृतिक बंदरगाह है। प्रस्तावित पूर्वी समर्पित फ्रेट कॉरिडोर, फ्रेट कॉरिडोर क्या होता है? सबसे पहले तो ये जानना जरूरी है। फ्रेट कॉरिडोर होता है रेलवे के लिए, सिर्फ मालगाड़ी के लिए बनाया गया, मालगाड़ी ही चलेगी उस पर, तो डेडिकेटेड बना दिया गया। तो इसकी लंबाई उस टाइम का करंट होगा, ये था 1856 किलोमीटर, अब तो बहुत ज़्यादा लंबाई हो गई। भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है, घुमा फिरा के ये वो। तो सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है NH-44, NH-7 भी इसको बोलते थे पहले, अब इसका नाम 44। अगर यूपी से बोलो तो बनारस से शुरू होता है यूपी के, अगर वैसे तो जे&के कश्मीर से कन्याकुमारी जाता है, 3700 किलोमीटर से भी ज़्यादा लंबा है, लेकिन यूपी में बोले तो बनारस से शुरू होकर फिर ये कन्याकुमारी तक। निम्न में से कौन से दो दूरस्थ स्थित स्थान पूर्वी पश्चिमी गलियारे से जुड़े? तो पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण दो ही तो गलियारे हैं। तो ये क्या है? असम का सिलचर से पोरबंदर, और यहां श्रीनगर से कन्याकुमारी। अब यहां से अपना अनुमान लगा लो, पूरा पश्चिम पूछा गया, ये वाला आ जाएगा। तो क्या है? सिलचर और पोरबंदर। प्रसिद्ध पीर पंजाल रेलवे सुरंग कहाँ है? पीर पंजाल कहाँ है आपको बता दिया मैंने, जे&के में, तो वहीं पे ही होगी। भारत का सर्वाधिक लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा? फिर से वही क्वेश्चन, NH-44 या आया कहीं तो NH-7 भी आया, तो पहले इसका नाम 7 था। निम्न में से एक केंद्र शासित प्रदेश की राजधानी नहीं है? तो ये पूछा गया है कि बाकी सारी राजधानी केंद्र शासित प्रदेश की है, एक नहीं है। कावारत्ती कहाँ की है आपकी? लक्षद्वीप की, ठीक है। पुदुचेरी कहाँ है? पुदुचेरी की। दमन कहाँ है? दमन दीव की दमन है। आइजोल कहाँ की? मिजोरम की। मिजोरम क्या आपका केंद्र शासित प्रदेश है? नहीं, एक पूर्ण प्रदेश है, तो यही आ जाएगा, ये पूर्ण राज्य है, ठीक है। लक्षद्वीप की राजधानी निम्न में से कौन सी है? कावारत्ती, ठीक है। दादर नगर हवेली की कौन सी? सिलवासा, सब जान लो, ठीक है। आइजोल कौन सी है? मिजोरम की। पोर्ट ब्लेयर किसकी? A&N, अंडमान एंड निकोबार द्वीप।
और राजधानियां आपकी वीडियो एग्जाम में पूछी जाती है, बहुत ध्यान से पढ़ लेना सारी, चाहे देश की हो चाहे विदेशों में। स्वतंत्रता के बाद भाषा के आधार पर बने भारत के पहले राज्य का नाम बताओ। हिस्ट्री में पढ़ाया बहुत डिटेल में। आंध्र प्रदेश में थे आपके पोट्टी श्री रामुलू, कांग्रेसी कार्यकर्ता थे और इन्होंने भूख हड़ताल कर ली थी और इनकी मौत हो गई थी 1953। इसके बाद आंध्र प्रदेश बनाया गया था भाषा के आधार पर। फिर बहुत सारे आयोग कमीशन बने, पॉलिटी में भी ये चीजें पढ़ाई हैं, पता होगा। मसाई जनजाति के लोग लंबे, बहुत गहरे भूरे रंग की त्वचा वाले होते हैं, जो ज्यादातर यहाँ पाए जाते हैं। तो मसाई लोग जो पाए जाते हैं आपके केन्या और तंजानिया में। केन्या और तंजानिया कहाँ आता है आपका? पूर्वी अफ्रीका, ध्यान रखो। मसाई, बद्दू एक जनजाति पाई जाती है। बद्दू जनजाति आपकी कहाँ पाई जाती है? अरब में। इसके बाद बुशमैन पाई जाती है कालाहारी मरुस्थल में। इस टाइप की जनजातियां पूछी जाती हैं। अपतानी जनजाति, ये मैंने 40 पेज की पीडीएफ दी थी रिवीजन के लिए, पीडीएफ जीएस की। उसमें ये सारी चीजें बहुत अच्छे से कवर है, वहां से कवर कर लोगे, ये सारी चीजें गैप सब भर जाएंगे। अपतानी जनजातियां निम्न में से किस राज्य के मूल निवासी हैं? अपतानी जनजातियों के बारे में बोला जा रहा है, किस राज्य के मूल निवासी? अरुणाचल प्रदेश के। सीधा फैक्ट है, कुछ समझने की जरूरत नहीं है। पणजी किस भारतीय राज्य की राजधानी है? कुछ सोचना ही नहीं है, गोवा की है। निम्न में से किस शहर को राजस्थान का सफेद शहर कहा जाता है? उदयपुर है, सफेद शहर इसको बोला जाता है। आगे आते हैं। निम्न में से, और गुलाबी शहर जयपुर हो गया आपका। निम्नलिखित में से 2014 में बनाया गया भारत का 29वां राज्य। ये उस टाइम पे 29 हुए थे, 2022 में पूछा गया, लेकिन क्वेश्चन देखो फिर अब 28 राज्य हो गए, ठीक है। तो उस टाइम तेलंगाना बना था, लेकिन जे.एंड.के पूर्ण राज्य था, अब जे.एंड.के को यूटी बना दिया, तो जे.एंड.के प्लस आपका क्या है? लद्दाख। ये 2 यूटी जुड़ गए, और एक यूटी का दमन दीव और दादरा नगर हवेली का इन्होंने क्या कर दिया है? मिला दिया इनको, ठीक है। तो इस प्रकार से अगर आप देखो तो 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश इस टाइम पे हैं। दक्षिण भारत का मानचेस्टर मतलब मैनचेस्टर पूछा जाता है, तो मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? मैनचेस्टर, पहली बात तो समझ लो क्या है, जहां पे ना सूती वस्त्र, सूती या रेशमी वस्त्र, इनका बड़े पैमाने पर उत्पादन हो। तो मैनचेस्टर सिटी में सबसे पहले ये चीज हुई। मैनचेस्टर कहाँ है आपका? ब्रिटेन में। तो अब उसी के नाम पे, तो अगर आप देखो तो दक्षिण भारत में कोयम्बटूर में ये बड़े पैमाने पर होता है, तो उसको बोला जाता है। अगर पूरे भारत का मैनचेस्टर बोलो तो अहमदाबाद था। अगर उत्तर भारत का बोलो तो कानपुर। अब तो मिलें बंद हो गई कानपुर में, बहुत सारी थी, लाल इमली मिलती, जेके जूट मिलती, ये सारी मिलें थी, ठीक है। आंध्र प्रदेश का विजयवाड़ा शहर किस नदी के किनारे स्थित है? विजयवाड़ा कृष्णा नदी के किनारे स्थित है। मयूर गुड़ को हाल ही में भौगोलिक, उस टाइम का है, भौगोलिक संकेतक के लिए मैंने आपको एक पीडीएफ प्रोवाइड कराई है करंट की, आईएएस वाली। उसमें आईएएस का नहीं है, उसमें सारे फैक्चुअल इतने तरीके से दिए हैं, तो सारे जितने भी आपको जीआई टैग मिले हैं उसमें दिए हैं, आप एक बार पढ़ के जरूर जाना करंट वाले जीआई टैग। तो ये मयूर कहाँ पे है आपका? केरल में। 1 एकड़ में कितने वर्ग गज होते हैं? ये तो मुझे लग रहा है लेखपाल वाला क्वेश्चन आ गया, बट देखो लेखपाल में नहीं पूछा है, वीडियो में ही पूछा गया ये क्वेश्चन, तो ध्यान रखना, अमीन परीक्षा में पूछा गया। इसलिए ये कितने होते हैं? 4840 वर्ग गज होते हैं 1 एकड़ में। निम्न में से कौन सा राज्य भारत में पहला हर घर जल प्रमाणित राज्य बन गया? ये आपका है तो पुराना, लेकिन इसको क्या है, आ सकता है। तो गोवा, गोवा हर घर जल प्रमाणित राज्य पहला राज्य बना। पेमा यांगसे मठ भारत के निम्न में से किस स्थान में स्थित? अधिकतर मठ देखो, मठ या तो सिक्किम में मिलेंगे या धर्मशाला में मिलेंगे, तिब्बत के आसपास के क्षेत्र में मिलेंगे, ठीक है। तो ये वाला आपका कहाँ है? सिक्किम में। भारतीय प्रायद्वीप कहाँ से कहाँ तक फैला है? तो कहाँ तक, अगर दक्षिण में देखो तो हिंद महासागर तक फैला है ना। इधर आपका अरब सागर है, इधर बंगाल की खाड़ी है, लेकिन ये पूछा कहाँ तक, तो ये आपका आ जाएगा हिंद महासागर। हिंद महासागर में दोनों चीजें आ जाएंगी, बंगाल की खाड़ी भी आती है, अरब सागर। नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा सही है? तो भारत की तटीय रेखा चक्रवात में सुरक्षित है, क्या ये सही है? बिल्कुल नहीं है, अभी अभी आया था एक चक्रवात, बिपरजॉय, है ना। ग्रीष्म ऋतु में पवन भूमि से महासागर की तरफ, तो फिर मैंने बताया कि ग्रीष्म ऋतु जो होती है उसमें पवन क्या है? भूमि से महासागर की ओर बहती है। ग्रीष्म ऋतु में उल्ट नहीं, ये चीज आपका क्या है? गलत है। तो ये भी गलत है आपका, सही पूछ रहा है।
क्यों? क्योंकि ग्रीष्म ऋतु में भूमि जो होती है ज़्यादा जल्दी गर्म हो जाएगी, तो यहाँ की पवन ऊपर चली जाएगी, यहाँ की पवन ऊपर, तो यहाँ निम्न दाब, और यहाँ पे महासागर पे उच्च दाब, तो यहाँ से इसकी तरफ निम्न दाब की तरफ पवन बहेगी, तो महासागर से यहाँ की तरफ बहती है स्थल की ओर, तो इसलिए ठंडी हवा चलती है। सीधी बात है, गर्मी में आपको क्या चाहिए? ठंडी हवा चाहिए, तो महासागरों से ठंडी हवा आती है। ठीक है। अगर ये लास्ट वाला देखो तो शीत ऋतु में पवन भूमि से महासागर की ओर बहती है, बिल्कुल सही बात है। शीत ऋतु में क्या होता है? महासागर ज्यादा गर्म होते हैं, क्योंकि देर से ठंडे होते हैं, और स्थल क्या होता है? जल्दी ठंडे हो जाते हैं ज्यादा, तो यहाँ उच्च दाब होगा और यहाँ निम्न दाब होगा, उच्च दाब से निम्न दाब की ओर पवन बहेगी। आगे आ जाते हैं। निम्न में से किस राज्य ने सर्वप्रथम भूमिगत जल की कमी से बचने के लिए प्रत्येक भवन में बारिश के पानी के संग्रहण को अनिवार्य किया? ये साउथ के ही राज्य हो सकते हैं, इतने एजुकेटेड काम करते हैं, बहुत पहले ही करते हैं। तमिलनाडु था, 2001 में इसने बोला था जो भी नया मकान बनेगा उसमें जल संग्रहण प्रणाली जरूर होगी, छत पे जो पानी आएगा वो नीचे आपको संग्रहित करना ही होगा, इस तरीके से। वर्ष 2015 में भारत द्वारा अंटार्कटिका में स्थापित अनुसंधान रेलवे स्टेशन का क्या नाम है? सारी रेलवे स्टेशन बताए दे रहा हूं मैं, कौन कौन सी हैं आपकी। मैत्री, भारती, ठीक है, और अंटार्कटिका में आपकी मैत्री है और भारती है, और वहां पे आपकी आर्कटिक में कौन सी है? दक्षिणी गंगोत्री। नहीं नहीं, दक्षिणी गंगोत्री भी यहीं पे अंटार्कटिका में। दक्षिणी गंगोत्री, मैत्री और भारती, 3 ए स्टेशन आपकी कहाँ है? अंटार्कटिका में। ये वाली आपकी बंद हो चुकी है, अब ये पुरानी हो चुकी, लेटेस्ट ये वाली भारती 2015 में ये क्या किया? स्थापित किया गया, तो सबसे ज्यादा वर्क ये कर रही भारती। आर्कटिक की अगर बात करो तो यहाँ पे हिमाद्री है भारत की एकमात्र। अभी नॉर्वे वगैरह में भारत कुछ बना रहा है, बहुत सारे काम। आगे चलते हैं। अंटार्कटिका में भारत के कितने अनुसंधान स्टेशन है? तीनों बताए मैंने, दक्षिणी, गंगोत्री, मैत्री और भारती। निम्न में से किस हिल स्टेशन पर आपको चेपियारा झरना, पोथमेडू व्यू पॉइंट और अटुकाद झरना मिलेंगे? हिल स्टेशन पूछा गया है। वैसे ये सारी चीजें मैं क्या बोला, इतना चीज नहीं पढ़ सकते हो, कुछ क्वेश्चन छोड़ने के लिए भी आते हैं। मुन्नार है वैसे, ये तो केरल में पड़ता है। चलिए चलते हैं, एक मिनट। आखिरी क्वेश्चन आ गया आपका, मुझे लगता है ये भी लेखपाल का क्वेश्चन है। निम्न में से कौन सा जरीब का हिस्सा है? जरीब आप लोगों ने बहुत ध्यान से पढ़ी होगी, आई होप। तो जरीब का हिस्सा क्या है? फीता, छल्ला और गट्टा। तो आई थिंक ये सारे हैं। छल्लेदार एक चैन होती है, जरीब क्या चैन है, उसमें कुछ मीटर के बाद गट्टा लगा दिया जाता है, 10 मीटर के बाद शायद, तो ये सारे हो जाएंगे। तो यहाँ पे आपका प्रीवियस क्वेश्चंस आपके किसके? इंडियन ज्योग्राफी के समाप्त होते हैं। सारे अच्छे से एक्सप्लेन कर दिए। आई थिंक इससे 50 से 60% रिवीजन तो इसी से हो गया होगा, जो भी क्वेश्चन आए होंगे। अच्छे से पढ़िए, दोहराइए। एक लास्ट क्लास आएगी यूपी स्पेशल, इसके बाद रिवीजन सीरीज हम खत्म करेंगे, क्योंकि पॉलिटी पे मुझे लगता है पॉलिटी मैंने बहुत पहले पढ़ा दी थी, बहुत डिटेल में पढ़ाई है, बहुत कम क्लास है, तो पॉलिटी तो आप वही रिवाइज कर लीजिए जो दिया गया है, उससे मोर देन इनफ हो जाएगा। ठीक है, चलिए शेयर करते रहिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।